सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज वेरी इजी एंड दैट इज यूट्राइन रप्चर। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? यूट्राइन रप्चर। यूट्राइन रप्चर। अब यूट्राइन रप्चर क्या है? देखो इसमें क्या होगा, आपको नाम से पता चल रहा है कि जो यूट्रस होगी, जिसको हम उर्दू में बच्चादानी भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। अब वो रप्चर क्यों होगी, यही हम पढ़ते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन उसने इस तरह कुछ लिखी हुई है कि इट इज फुल थिकनेस डिसरप्शन ऑफ यूट्राइन वॉल। इट इज फुल थिकनेस, मतलब कि जो यूट्रस की दीवार होगी उसकी फुल थिकनेस क्या हो जाएगी? डिसरप्ट हो जाएगी। फुल थिकनेस, इट इज डिसरप्शन ऑफ फुल थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल, ऑफ यूट्राइन वॉल। ठीक है, तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन, मतलब कि जो यूट्रस की दीवार है उसकी फुल थिकनेस की क्या हो जाएगी? डिसरप्शन हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? डिसरप्शन हो जाएगी, मतलब कि वो रप्चर हो जाएगी। ओके, अब हम इसमें समझते हैं कि ये होता क्यों है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है, इसमें जो रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जी प्रायर सी सेक्शन। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? प्रायर सी सेक्शन। की अगर एक लेडी है, उसका क्या हुआ? पहले सिजेरियन हुआ, उसका सी सेक्शन हुआ, प्रायर सी सेक्शन, पहले उसका सी सेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद अगर जब ये 665 पेज नंबर पे है। आपका एडिशन कोई और होगा, लेकिन जो मेरे पास एडिशन है उस पर 665 है। बाकी किसी और का जो एडिशन है वो बता दे काइंडली सबको। अच्छा, प्रायर सी सेक्शन, अगर स्टूडेंट का कह रहा हूं, अगर किसी मदर का क्या हुआ है? सी सेक्शन हुआ है पहले, और उसके बाद आगे उसने लिखा हुआ है यूजली अकर। ठीक है, इट यूजली अकर, मतलब कि यूजली अकर इन सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि उससे अगला, कि पहले उसका क्या हुआ? सी सेक्शन हुआ। ठीक है, यूजली अकर अकर ड्यूरिंग लेबर, मतलब पहले उस लेडी का क्या हुआ? सी सेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद जब नॉर्मल डिलीवरी हुई, जब उसकी क्या हुई? नॉर्मल डिलीवरी हुई। जब नॉर्मल डिलीवरी हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या हुआ? नॉर्मल डिलीवरी में क्या हुआ? उसकी यूट्राइन रप्चर कर गई। तो इट जो मोस्ट कॉमन आपका रिस्क फैक्टर है दैट इज प्रायर सी सेक्शन, यूजुअली अकर ड्यूरिंग लेबर सब्सिक्वेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि सी सेक्शन के बाद जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो गया? नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो गया? उसके यूट्राइन रप्चर हो गया, उसकी जो यूट्रस की दीवारें थी वो रप्चर हो गई। उसके अलावा फर्ज करो अगर एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में कोई चोट लग जाती है, मतलब कि एब्डोमिनल ट्रॉमा, अगर उसको चोट लग जाती है, मतलब कि एब्डोमिन में ट्रॉमा हो जाता है, तो भी क्या होगा? उसकी यूट्राइन रप्चर हो जाएगी। उसके बाद इसके हमें प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? तो इस जो आप मरीज होगा वो आपके सामने किस तरह आएगा? ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन हमें इस तरह मिलेगी कि इसमें क्या होगा? पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग। क्या हो गया? पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग। पेनफुल मतलब कि उसको पेन भी होगा, और क्या होगा? उसके वजाइना के रास्ते काफी ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही होगी। पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होगी, प्लस इसके साथ और क्या होगा? FHR। ठीक है, FHR का मतलब है फीटल हार्ट रेट। जो फीटस होगा, जो बेबी होगा, उसका हार्ट रेट बहुत कम होगा। ठीक है, फीटल हार्ट रेट मत, और फीटस को क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। और मुझे शाहबाज लावे जल्दी से बताएंगे कि ब्रेडिकार्डिया हम कब कहते हैं कि फीटस को ब्रेडिकार्डिया हो गया? कितने से कम हो हमारा हार्ट रेट, तो हम उसको कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया। कल ही हमने पढ़ा है। जी डॉक्टर काशिफ, कल भी आपने यही सवाल पूछा था। मैंने यही बताया था कि देखो, जब फीटस होता है, फीटस का जो आपका फीडबैक मैकेनिज्म वो इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए उसमें टैकीकार्डिया के बजाय ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। जब आपका क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, तो इस वजह से उसको ब्रेडिकार्डिया होता है। और ब्रेडिकार्डिया हम किसको कहते हैं? लेस देन 110 हार्ट रेट। ठीक है, अगर हार्ट रेट फीटस का 110 से कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फीटस उसको क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? इजीली इजीली पाल्पेबल। ठीक है, इजीली पाल्पेबल फीटल पार्ट्स। इजीली पाल्पेबल फीटल पार्ट्स, मतलब कि जो मदर होगी, आप उसकी यूट्रस के थ्रू आराम से उसके जो फीटस होगा उसके पार्ट्स को क्या कर सकोगे? पाल्पेट कर सकोगे। इजीली पाल्पेबल फीटल पार्ट्स मिलेंगे। और क्या मिलेगा? पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। और क्या मिलेगा? फीटल हार्ट रेट में आपको क्या मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया मिलेगा। ओके, उसके बाद एक बहुत अहम बात जो कि आपको, जिसने आपको बहुत तंग करना है, दैट इज लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। किसी को पता है फीटल स्टेशन क्या होता है? अगर आपने गायनाकोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा फीटल स्टेशन क्या होता है। देखो, थोड़ा सा गौर से समझो, बस ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ज्यादा नहीं मैं बता सकता, टाइम कम है। देखो, गायनाकोलॉजी में हम क्या कहते हैं? जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का सर पहले आता है, बेबी का हेड पहले आता है बाहर, और फिर उसका बाद जो उसकी लेग्स हैं वो बाद में आती हैं। तो एक ना जो फर्ज करो, जो मदर है, मदर की जो पेल्विक बोन है, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो जो मदर की पेल्विक बोन है उसमें एक ट्यूबरosity होती है, उसको हम कहते हैं स्केल स्पाइन। ठीक है, इस तरह क्या होती है? स्केल स्पाइन होती है दोनों तरफ। ठीक है, और इसके दरमियान में से क्या गुजर रहा होता है? बेबी गुजर रहा होता है। ठीक है, ये बेबी है और बेबी बेचारा परेशान है। ठीक है, तो बेबी क्या है? बेबी जब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान गुजरता है उसमें वजाइना के रास्ते में, तो जो स्केल स्पाइन का पॉइंट होता है, किसका पॉइंट होता है? स्केल स्पाइन का। स्केल स्पाइन का, इसको हम रेफरेंस बनाते हैं, स्केल स्पाइन।
ये लिखना नहीं है, ये गायनाकोलॉजी की बातें हैं, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बात लिखी हुई है। तो इसकेल स्पाइन पे हम लेते हैं जीरो स्टेशन। जो इसकेल स्पाइन होता है इसको हम कहते हैं जीरो स्टेशन, जीरो स्टेशन। अगर बेबी का सर इस इसकेल स्पाइन से पीछे है तो हम कहते हैं नेगेटिव में स्टेशन। आपने सुना होगा कि फलानी लेडी थी, उसकी जो नॉर्मल डिलीवरी थी वो क्या हो गया, उसमें -5 में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई या -4 में हो गई। तो जो इस तरह जो आप पीछे होता है, जो यूट्रस की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्टेशन। मतलब -5, -4, -3, इसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं कि इसकेल स्पाइन से अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ यूट्रस की तरफ बेबी का हेड हो तो इसको हम कहते हैं -5 स्टेशन। अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसको हम कहते हैं -2 स्टेशन। इसके बाद जब डिलीवरी हो रही होती है तो अगर इसकेल स्पाइन से के बिल्कुल बराबर सार आ जाए तो इसको हम कहते हैं जीरो स्टेशन। और अगर इसकेल स्पाइन से आगे सार आ जाए, जो बेबी का हेड है अगर वो इसकेल स्पाइन से आगे आ जाए तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेशन। और जितने सेंटीमीटर आगे आएगा उसको हम उतना ही स्टेशन कहेंगे। फर्ज करो वो 5 सेंटीमीटर आगे आ गया इसकेल स्पाइन से, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव 5 स्टेशन, पॉजिटिव 5 स्टेशन। अब लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई, यहाँ पे बात लिखी हुई है लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। लॉस ऑफ फीटल स्टेशन का क्या मतलब होता है, इसके आगे लिखें ब्रैकेट में, शाबाश, कि बेबी का हेड जो है, ठीक है, इसको इसके आगे इसकी लिख लें डिटेल कि बेबी हेड इज, ठीक है, बेबी हेड इज नो लॉन्गर, बेबी हेड इज नो लॉन्गर, बेबी हेड इज नो लॉन्गर इन द ऑप्टिमल, इन द ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पोजिशन, ऑप्टिमल पोजिशन फॉर बर्थ, ऑप्टिमल पोजिशन फॉर बर्थ। हम ना गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे कि जब नॉर्मल लेबर स्टार्ट हो जाती है, जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है तो कितनी देर के बाद कौन सा स्टेशन आता है, इसको हम गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर अगर मतलब फर्ज करो 3 घंटे गुजर गए हैं, 4 घंटे गुजर गए हैं, तो क्या हुआ, क्या हुआ कि फीटस का जहां स्टेशन होना चाहिए था वहां पे उसका स्टेशन नहीं है। तो इसको हम मेडिकल में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। इसकी डेफिनेशन ये है कि बेबी हेड इज नो लॉन्गर अवेल, नो लॉन्गर इन द ऑप्टिमल पोजीशन फॉर बर्थ, कि बेबी के हेड को जहां पे होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है। लेबर के दौरान अगर बेबी का हेड जहां पे होना चाहिए तो वहां पे नहीं है, तो इसको हम गायनी की जुबान में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। और जाहिर बात है जब यूट्रस उसकी रप्चर हो जाएगी तो उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं सही तरह हो पाएगी, और उसका क्या होगा, उसका जो लॉस ऑफ फीटल स्टेशन हो जाएगा, जो फीटस का हेड होगा वो सही तरह सही जगह पे नहीं आ सकेगा। इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। बाकी अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसको हमने गायनाकोलॉजी में डिटेल से पढ़ना है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं और आगे है आपका सेकंड टॉपिक, दैट इज पोस्ट पार्टल हेमरेज। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पार्टल का मतलब क्या होता है, बर्थ, ठीक है, पार्टल पार्टल का मतलब क्या होता है, बर्थ, और हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, तो आपको नाम से सारा कुछ पता चल गया कि अगर क्या हो, बर्थ के बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टल हेमरेज। अगर क्या हो, बर्थ के बाद जो फीमेल है उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टल हेमरेज। अब इसमें आपने जो चीजें याद रखनी है वो ये है कि ग्रेटर देन, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन को हम किसी और कलर से लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी नहीं डिलीवरी। जब डिलीवरी हो जाती है बेबी को तो उसके बाद क्या होती है, फीमेल को ब्लीडिंग होती है। अगर वो ब्लीडिंग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, अगर एक्सपेक्टेशन से वो ब्लीडिंग ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टल हेमरेज कहते हैं। और इट इज लीडिंग काज ऑफ, इट इज लीडिंग काज ऑफ, इट इज लीडिंग काज ऑफ डेथ ऑफ मदर, ठीक है, इट इज लीडिंग काज ऑफ डेथ इन मदर। कि जो जो बेचारी माए डिलीवरी के दौरान फौत हो जाती हैं उनमें एक ये सरे फहरिस्त ये क्या है, एक मसला है कि क्या होता है कि उसकी डिलीवरी के बाद उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, इसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टल हेमरेज, लीडिंग काज ऑफ डेथ इन मदर है। ठीक हो गया, उसके बाद अब इसकी एटियोलॉजी पे आते हैं कि ये क्यों होती है। ठीक है, तो इसकी एटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये भाईजान होती क्यों है। तो जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी इसकी काफी आसान है लेकिन समझने वाली है। ठीक है, इटियोलॉजी में आपने याद रखना है 4 T's। ठीक है, 4 T's याद रखना है। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले है जी ट्रॉमा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ट्रॉमा, मतलब कि डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के दौरान अगर उसको कोई ट्रॉमा हो जाता है या फिर पहले से उसकी जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था उसमें कोई ट्रॉमा था, उसमें क्या था, उसमें लेसरेशन थी। ठीक है, उसमें क्या थी, लेसरेशन थी, या फिर उसमें क्या थी, इंसिजन थी। ये लेसरेशन इंसिजन हम सर्जरी में पढ़ेंगे। ये ना समझ लें कि जख्म हो जाते हैं लंबे लंबे ना, लंबाई के रुख, लॉन्गिट्यूडनल, दे आर सोर लाइक, मतलब जिस तरह जख्म होता है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जख्म हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम कहते हैं लेसरेशन या फिर इंसिजन या फिर यूट्राइन रप्चर।
ठीक है, तो यूट्राइन रप्चर हो गई है या फिर लेस्ट्रेशन है या इंसिजन है, तो इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में उसको क्या होगा, पोस्ट पार्टल हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो एक टी तो हो गया, ठीक है, एक टी तो हो गया। जो दूसरा टी है, दूसरे टी से आपने क्या याद रखना है, दूसरे टी से आपने याद रखना है टिश्यू। दूसरे टी से आपने क्या याद रखना है, टिश्यू। और टिश्यू में आपने क्या याद रखना है, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये बहुत अहम बात है। रिटेन्ड रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब कि फर्ज करो, आपने अक्सर देखा होगा बल्कि सुना भी होगा कि अगर कोई लेडी अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या करवाती है, अबॉर्शन कराती है, तो उसकी अक्सर डेथ भी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि दाइयों दाइयों जो दाइयां हैं पाकिस्तान में, या जो क्वैक्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि वो अबॉर्शन तो कर देते हैं, लेकिन उनको जो उनसे पोस्ट पार्टम हेमरेज फिर कंट्रोल नहीं होता। तो रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का भी यही मतलब है कि फर्ज करो उसने अबॉर्शन कराया, अबॉर्शन के बाद उसका जो कुछ ना कुछ मटेरियल अंदर रह गया और उससे उसको उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इसके अलावा फर्ज करो क्या हुई, अपना डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेबी भी आ गया, लेकिन बाद में प्लेसेंटा जो था, प्लेसेंटा कुछ ना कुछ अंदर रह गया। तो ये फीमेल की गफलत, डॉक्टर की गफलत से होता है। और इसमें क्या होता है कि फर्ज करो प्लेसेंटा अंदर ही रह गया यूट्रस के, तो इसमें भी क्या होता है, चांसेस होते हैं किसके, पोस्ट पार्टल हेमरेज के। पोस्ट पार्टल हेमरेज के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं किसमें, टिश्यू में। टिश्यू में क्या, रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के बेबी का या प्लेसेंटा का कोई ना कोई हिस्सा अंदर रह गया। उसके बाद आपने थर्ड टी से जो चीज याद रखनी है, दैट इज टिश्यू भी हो गया, ट्रोमा भी हो गया। उसके अलावा आपने याद रखना है थ्रोम्बिन। ठीक है, आपने क्या याद रखना है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन से आपने क्या याद रखना है कि अगर फर्ज करो क्या है, क्वेगुलोपैथी है, मतलब कि जो मदर है उसको क्वेगुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेगुलोपैथी। क्वेगुलोपैथी है मतलब कि जो मदर है उसको क्या है, उसको उसका ब्लड जमने में उसको प्रॉब्लम है, उसमें क्वेगुलेशन नहीं होती। तो उसमें भी जाहिर बात है कि जब क्वेगुलेशन नहीं होगी तो क्या होगा, उसको पोस्ट पार्टल हेमरेज के चांसेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, 4T मेरे जेहन से निकल गया, अगर आपकी बुक पे लिखा हुआ है तो मुझे जरा जल्दी बता दें कि 4T में क्या था। टोन, यस। थैंक यू डॉक्टर आसिम। जो टी है, टी से आपने क्या याद रखना है, टोन। टोन में आपने क्या याद, अब ये बहुत अहम बात है, ये समझने वाली बात है कि टी से आपने क्या याद रखना है, टोन। और इसमें आगे लिखा भी होगा यूट्राइन टोन। अब सारे माशाल्लाह सोच में पड़ गए हैं कि यार यूट्राइन टोन का पोस्ट पार्टल हेमरेज में क्या चक्कर है। तो इसको आपने ध्यान से सुनना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये आपने देखा भी होगा गायनी वार्ड में। देखो, जो यूट्राइन टोन होती है आपने याद रखना है, आफ्टर बर्थ क्या होता है, आफ्टर बर्थ जो यूट्रस होती है ना, जो यूट्रस होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है नॉर्मली, मतलब कि यूट्रस क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि ताकि क्या करे, कंप्रेस करे, ताकि क्या करे, कंप्रेस करे ब्लड वेसल्स को। कंप्रेस करे किसको, ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को करे कंप्रेस, ताकि ब्लड वेसल जब कंप्रेस हो तो क्या हो, ब्लीडिंग कम से कम हो। ठीक है, ब्लीडिंग कम से कम हो। जब बर्थ हो जाती है तो क्या होता है, बर्थ हो जाती है तो क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो और क्या हो, ब्लीडिंग कम से कम हो, ब्लीडिंग कम से कम हो। ओके, अब क्या होगा, अब फर्ज करो यूट्राइन एटोनी है, ठीक है, जो उस फीमेल है उसकी यूट्रस में क्या है, टोन ही नहीं है। टोन का मतलब ही क्या होता है, टोन के आगे लिखे भी, टोन का मतलब होता है कंट्रैक्शन। तो यूट्राइन एटोनी का मतलब है कि नो कंट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही। तो जाहिर बात है जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, जो ब्लड वेसल जो जिसने कंप्रेस करनी थी वो कंप्रेस नहीं होंगे और क्या होगा, उसको पोस्टपार्टल हेमरेज हो जाएगा। अब आप माशाल्लाह सारे बहुत सियाने हैं और आप कहते हैं कि यार इसको हम ठीक कैसे करें, तो इसको हम समझते हैं कि इसको हम ठीक कैसे करेंगे। ठीक हो गया। तो जी डॉक्टर काशिफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब आप मेरी भी बात सुने और मैं आपको इसका ट्रीटमेंट सिखाता हूँ कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे। तो जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट को हम ग्रीन से लिख लेते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट है, किसका ट्रीटमेंट है, पोस्टपार्टल हेमरेज का। आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले उसका जो अपना नर्स है, नर्स या जो उस जहाँ पे जो भी डॉक्टर है, वो क्या करेगी, वो उसका यूट्राइन मसाज करेगी। यूट्राइन मसाज, अगर आपने गायनाकोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको यूट्राइन मसाज का लाजमी पता होगा, या अगर आपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया तो आपको यूट्राइन मसाज का लाजमी पता होगा। यूट्राइन मसाज क्या होता है, देखो, जब फीमेल डिलीवरी के बाद, फीमेल की डिलीवरी के बाद जो दाई होती है या जो नर्स होती है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो इसके आगे बल्कि लिख भी लें, इसकी डिटेल में आपको लिखवा देता हूँ। यूट्राइन मसाज तकरीबन हर डिलीवरी के बाद हम करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लीडिंग कम से कम हो। मसाज हम कैसे करते हैं इसको सुन लें। नर्स क्या करती है, ठीक है, नर्स प्लेस करती है, नर्स प्लेस हैंड ऑन नर्स प्लेस हैंड ऑन लोअर एब्डोमेन। जो वो फीमेल होती है उसके लोअर एब्डोमेन में जस्ट अबव, ठीक है, लोअर एब्डोमेन जस्ट अबव प्यूबिक बोन। जो उसकी प्यूबिक बोन है, जहां पे प्यूबिक हेयर्स हैं, प्यूबिक हेयर्स से थोड़ा सा ऊपर एब्डोमेन के नीचे, जस्ट अबव जस्ट अबव प्यूबिक बोन। ठीक है, वो क्या करती है, अपना जो हैंड होता है उसको प्लेस करती है
और क्या करती है, जेंटली मसाज करती है। और ये रिकमेंडेड है, क्या रिकमेंडेड है कि जो मसाज है वो सर्कुलर होना चाहिए। मसाज क्या करना चाहिए, जो जेंटली मसाज करती है इन सर्कुलर मोशन, जेंटली मसाज करती है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन मसाज। दोबारा सुने, जो नर्स होती है जब नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम अपना इसको ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम यूट्राइन मसाज करते हैं। यूट्राइन मसाज कैसे करते हैं, जो नर्स होती है वो क्या करती है, लोअर एब्डोमेन और प्यूबिक बोन के ऊपर अपना हाथ हाथ प्लेस करती है और क्या करती है, सर्कुलर मोशन में यूट्रस का मसाज करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जब यूट्रस का मसाज होता है तो क्या होता है, नर्व स्टिमुलेशन होती है और क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, यूट्रस क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम उसको यूट्राइन मसाज देंगे, हम उसको क्या देंगे, यूट्राइन मसाज देंगे। उसके अलावा फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे। और हम माशाल्लाह पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन है वो कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कराता है। क्या करता है, इस जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कराता है, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कराता है। और आपको एक ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन बताया था, जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएंगे, बिस्कीक के लावे बताएंगे। जो कांत के लावे हैं वो जरा चुप रहेंगे, और जो बिस्कीक के लावे वो जरा बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन का हमने दूसरा भी एक फंक्शन पढ़ा था, वो क्या था। तो आप जरा माशाल्लाह लिखें, फिर मैं आपको पढ़ता हूँ। जी डॉक्टर खिजर हयात बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि क्या करता है, ऑक्सीटोसिन उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, मिल्क बाहर आता है। ठीक है, ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आता है। तो इट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, इसलिए जो भैंसों को हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो दूध पैदा करें। ठीक हो गया, ज्यादा से ज्यादा मिल्क जैकुलेट करें। ओके, उसके बाद ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन, अब ऑक्सीटोसिन भी दे दिया। अब क्या हुआ, अगर ऑक्सीटोसिन देने से भी क्या हुआ कि हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, मतलब कि क्या है, रिफ्रैक्टरी है। थर्ड नंबर पे क्या है, अगर रिफ्रैक्टरी है। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है कि बार बार हो रही है, हम ट्रीट ट्रीट कर भी रहे हैं लेकिन ट्रीट नहीं हो रही। ठीक है, हम मेडिसिन दे रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या होता है कि नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन, कि आपने ऑक्सीटोसिन दिया लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर रिफ्रैक्टरी है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसकी सर्जिकल लाइगेशन कर दोगे। सर्जिकल सर्जिकल लाइगेशन ऑफ, सर्जिकल लाइगेशन ऑफ यूट्राइन। ठीक है, सर्जिकल लाइगेशन ऑफ यूट्राइन और इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल इंटरनल इलियक आर्टरी हम क्या करेंगे, इंटरनल इलियक आर्टरी और जो आपकी यूट्राइन आर्टरी है, इस पे क्लंप लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे, ताकि जो इससे ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग ना हो, ताकि जो इससे ब्लीडिंग हो रही है वो ना हो। तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल लाइगेशन करेंगे, किसकी, यूट्रस की, और इंटरनल इलियक आर्टरी की लाइगेशन करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो। अब आप सारे माशाल्लाह बड़े सियाने हैं, और आप तो ये सोच रहे हैं कि यार यूट्रस की भी हमने ब्लड सप्लाई बंद कर दिया है और इंटरनल इलियक आर्टरी भी बंद कर दी है, तो इससे तो जो फीमेल होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी। तो इनफर्टिलिटी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि जो ओवरीज हैं, जो ओवरीज हैं, ओवरीज की क्या होती है, कोलेटरल सप्लाई होती है। ओवरीज की क्या होती है, कोलेटरल, मतलब उसको दो दो आपकी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, तो एक आप बंद भी कर दोगे तो दूसरी चलती रहेगी। तो कोलेटरल सप्लाई की वजह से क्या होगा, जो फीमेल होगी वो फर्टाइल ही रहेगी, वो इनफर्टाइल नहीं होगी। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टपार्टल हेमरेज। पोस्टपार्टल हेमरेज को हम जरा 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बर्थ के बाद बर्थ के बाद बर्थ के बाद अगर ब्लीडिंग ना रुके तो इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टल हेमरेज, या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए। और पोस्टपार्टल हेमरेज इज लीडिंग काज ऑफ शिहान सिंड्रोम। और शिहान सिंड्रोम में सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है वो कौन सा आता है, कि वो क्या हो सकता है, वो आपकी वो लैक्टेट नहीं कर पाती मदर। ठीक है, वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। ओके, अब इसकी वजह क्या है, सबसे पहले कि कोई फर्ज करो ट्रॉमा है, कोई इंजरी हो गई है, या फिर क्या है उसमें जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था प्लेसेंटा अंदर रह गया है, या बेबी का कोई पार्ट अंदर रह गया है, या उसने अबॉर्शन किया और अबॉर्शन के बाद अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अबॉर्शन में क्या होता है कि जो दाई होती है उससे सही तरह वो कंसेप्शन रिमूव नहीं हो पाती, तो उससे भी ये पोस्टपार्टल हेमरेज का खतरा होता है। उसके अलावा थ्रोम्बिन की अगर उसको कोएगुलोपैथी है, कि उसकी जो ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, या फिर उसकी यूट्राइन टोन कम है। यूट्राइन टोन हम क्या किसको कहते हैं, कि जो यूट्रस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बर्थ के बाद, ताकि वो क्या कर सके, ब्लड वेसल को कंप्रेस करे, ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। लेकिन लेकिन हम अगर ये मतलब पोस्टपार्टल हेमरेज में हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नर्स होगी वो क्या करेगी, वो उसको यूट्राइन मसाज देगी, वो सर्कुलर मसाज देगी। और सर्कुलर, डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं सर्कुलर मसाज नेसेसरी है, तो देखिए नेसेसरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये जो गाइडलाइंस पढ़ी थी, गाइडलाइन में उन्होंने सर्कुलर मसाज लिखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि सर्कुलर मसाज इज मोर इफेक्टिव। बाकी आई थिंक दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन सर्कुलर मसाज जो है गाइडलाइन के मुताबिक सर्कुलर मसाज इज मोर इफेक्टिव। तो आप सर्कुलर मसाज दोगे, और ये कहाँ पे दोगे, प्यूबिक बोन और आपके एब्डोमेन के दरमियान।
उसके अलावा आप उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दोगे ताकि उसकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे। और अगर फिर भी सही नहीं होता, अगर फिर भी रिफ्रैक्टरी रहता है, तो हम उसकी क्या करेंगे, सर्जिकल लाइगेशन कर देंगे यूट्राइन और इंटरनल इलियक आर्टरी की, ताकि क्या हो, ताकि उसकी ब्लीडिंग कम से कम हो सके। डॉक्टर मिराज पूछ रही हैं लाइगेशन ओपन भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है बाद में। नहीं नहीं, आई थिंक नहीं होती लाइगेशन, बाद में ओपन नहीं होती, हम उसको वो ना स्टिच लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, कट करके उसको स्टिच लगा देते हैं, तो आई थिंक नहीं होती, बाद में ओपन नहीं हो सकती है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। अब मुझे जल्दी से बताएं कि आपको यूट्राइन रप्चर और पोस्टपार्टम हेमरेज क्लियर कट समझ आ गया, क्योंकि ये गायनेकोलॉजी में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताया। आधा घंटा हमारा लग गया, लेकिन आपको ये काम आएगा इंशाल्लाह गायनेकोलॉजी में, वरना मैंने 2 मिनट में ये खत्म करा देना था। जी, आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो गया, अब हम बात करते हैं दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं। पहले मैं आपको पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? तो एक्टोपिक का मतलब ही क्या होता है? एक्टोपिक का आपने हमेशा याद रखना, जब भी एक्टोपिक का लफ्ज आ जाए तो आपने क्या कहना है, एक्टोपिक का जब भी लफ्ज आ जाए तो आपने क्या कहना है कि अगर एक जो नॉर्मल जगह है, नॉर्मल जगह से हट के, नॉर्मल जगह से हट के अगर कोई चीज वहां से प्रोड्यूस हो रही है, या वहां से वो वहां पे जाके इम्प्लांट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्टोपिक। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि जो आपका वो था एम्ब्रियो, उसने आके यूट्रस में इम्प्लांट होना था, लेकिन अगर वो यूट्रस के अलावा फ्लोपियन ट्यूब में या किसी और जगह पे, इवन कि अबडोमिनल कैविटी में भी आपका जो वो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हम लिखते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, कि जो आपका फर्टिलाइज्ड ओवम है, अगर उसकी क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो अदर देन, ठीक है, एट अ साइट अदर देन यूट्रस, कि यूट्रस के अलावा अगर जो आपका है फर्टिलाइज्ड ओवम, अगर उसकी क्या हो जाए, इम्प्लांटेशन हो जाए अदर देन यूट्रस, अगर उसकी इम्प्लांटेशन हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, के मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो कहाँ पे होती है? तो हम इसको 1000 दफा पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। दैट इज एम्प्यूला। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है ए आई जंक्शन, एम्पूला, और जो इस्थमस का, सॉरी सॉरी, ए आई जंक्शन नहीं है इसमें, वो और था, वो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन थी। आपने जो चीज याद रखनी है, दैट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज एम्पूला। जो एम्पूला है, इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और हम पढ़ चुके हैं कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो एम्पूला। तो ये दो एमसीक्यूज हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्पूला, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पूला। ठीक हो गया, एम्पूला। और इसमें आप जो एम्पूला आता है, इट इज मिड पोर्शन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। और आपने एक और चीज याद रखनी है, एक होता है इस्थमस, ठीक है, एक क्या होता है? इस्थमस होता है। इसको मैं आपको दिखाता भी हूँ डायग्राम पे। जो इस्थमस होता है, एक और एमसीक्यूज आता होता है, इसमें दो एमसीक्यूज है। एक तो एमसीक्यूज ये है, दूसरा एमसीक्यूज जो है वो ये है, इस्थमस। इस्थमस इज एट हाईएस्ट रिस्क, इट इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्यूबल रप्चर। अब आप कहते हैं कि यार बात समझ नहीं आई, तो इसको समझने के लिए हम डायग्राम निकालते हैं, फिर आपको ये समझ आएगी। ठीक हो गया? तो इसको हम यहाँ पे डायग्राम एक निकालते हैं, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। ओके जी, ये आ गई हमारी डायग्राम, ये मैंने आपकी बुक से ही उठाई है, कोई लैदा डायग्राम नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी कि ये पता नहीं कहाँ से डायग्राम आ गई है। तो ये एक आपकी बुक वाली डायग्राम ही है। ठीक हो गया, ये आपकी बुक डायग्राम आ गई है। इसको हम पढ़ते हैं। देखो, इसमें उसने ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये क्या है। दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी क्या बनाएगी? एग बनाएगी। एग में क्या होगा? एग जब वो एग निकलेगा और क्या होगा? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फर्ज करो हो गई है, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बनेगा और कहाँ पे चला जाएगा? यूट्रस में चला जाएगा। तो ये है नॉर्मल बात। ये क्या है? नॉर्मल प्रेगनेंसी इस तरह होती है कि आपका फर्टिलाइजेशन होती है और यूट्रस में जाके क्या होता है? एग इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन जो हमारा क्या है, डेट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फर्ज करो क्या हुआ कि जो आपका एग था, एग यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, फ्लोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, या फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम समझते हैं। अब देखो,
उसने आपको बड़े प्यारी डायग्राम बनाई है कि एम्पूला, एम्पूला क्या है, एम्पूला इज मोस्ट कॉमन साइट। एम्पूला क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है, मतलब कि जो ये वाली साइट है जो उसने पिंक से शो किया है, पिंक में क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन इस्मस क्या है, इस्मस उसने ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है। इस्मस क्या है, ये वाला। इस्मस क्या होता है, नैरो पार्ट होता है। जो इस्मस होता है ना, वो नैरो पार्ट होता है। तो आपको पता है प्लेसेंटा, वो यहाँ पे अगर इम्प्लांट हो जाए और अगर उसकी ग्रोथ हो इस्मस में, तो क्या होगा, इस्मस क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इस्मस क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो जब रप्चर हो जाएगा तो इसमें हम इसको हम कहते हैं ट्यूबल रप्चर, कि जो फ्लोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो चुकी है, वो फट चुकी है, ठीक है। तो जो इस्टमस है, इट इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्यूबल रप्चर, और जो एम्पुला है, इट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये दोनों एमसीक्यूज और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक के। ठीक हो गया, तो ये आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको जो मरीज होगा वो आपके सामने किस तरह आएगा, तो इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कुछ इसकी इस तरह होगी, इसको हम समझ लें। देखो, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, आपके पास एक खतून आएगी और वो कहेगी कि डॉक्टर साहब, मुझे ना कुछ दिन से जो मेंसेस नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ दिन से क्या हो रहा है, एमनोरिया। तो सबसे पहले आपको वो क्या कहेगी, हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया। उसको क्या होगी, हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया। उसको मेंसेस नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, आप उससे पूछेंगे कि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो वो कहेंगी हाँ। उसके बाद वो कहेगी कि डॉक्टर साहब, मेरे ना जो लोअर, अचानक क्या होता है, सडन लोअर एब्डोमिन पेन। ये बहुत अहम बात है, सडन लोअर एब्डोमिन एब्डोमिन पेन। इसमें जो चीज आपने याद रखनी है ना, वो ये है कि ये जो पेन होती है ये मिमिक करती है। ये क्या करती है, मिमिक करती है। किसको मिमिक करती है, अपेंडिसाइटिस को। आपको ये लगेगा कि यार इसको क्या है, इसको ना अपेंडिक्स इसका इन्फ्लेम्ड हो गया, इसको अपेंडिसाइटिस है। हालांकि उसको अपेंडिसाइटिस नहीं होगा, इसको उसको क्या होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमेशा बात याद रखनी है, हमेशा अपने पल्ले बांध लें। जब भी आपके पास एक खतून आए और वो सेक्सुअली एक्टिव है, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है और उसको अपेंडिक्स वाली जगह पे आपको ये लग रहा है कि यार इसको अपेंडिक्स है, ठीक है, तो आपने उसका बीटा एचसीजी चेक करना है। आपने उसका लाजमी बीटा एचसीजी चेक करना है, वरना आप गलत डायग्नोज कर दोगे। बीटा एचसीजी में क्या होगा वो हम बात करते हैं बाद में, लेकिन ये ना एमसीक्यूज भी है कि जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ना, इसको हम मिस डायग्नोज कर देते हैं किसके साथ, अपेंडिसाइटिस के साथ। कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें ये लगता है कि ये मरीज अपेंडिसाइटिस की है, हालांकि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे होती है, फ्लोपियन ट्यूब में। जब फ्लोपियन ट्यूब में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो उसको लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। उसको जहाँ पे अपेंडिक्स का पेन होता है, वहां पे उसको क्या होता है, ये पेन पेन होता है। तो आपने ये हमेशा बात याद रखनी है कि आपने इसको अपेंडिसाइटिस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों को चेक करना है कि आया कि मैं गलत तो डायग्नोज नहीं कर रही या कर रहा। ठीक हो गया, तो ये आपने लाजमी बात याद रखनी है। उसके बाद जो दूसरी बात है, उसको क्या होगा, पेन होगी। ठीक है, उसको क्या होगा, पेन होगी। पेन प्लस ब्लीडिंग, ठीक है, पेन प्लस ब्लीडिंग। पेन होगी और क्या होगी, उसको वजाइनल ब्लीड होगा। ठीक है, उसके अलावा प्लस माइनस का मतलब होता है कि इसके साथ या इसके बगैर भी। उसके अलावा तीसरे नंबर पे उसको क्या होगा, लोअर देन एक्सपेक्टेड राइज। ये बहुत अहम बात है, सबसे अहम बात ये है जो अभी मैंने आपसे बाद में पूछनी है, और आप न भूले हो न। तो ये गौर से सुन लो, इसमें क्या होगा, लोअर देन लोअर देन एक्सपेक्टेड लोअर देन एक्सपेक्टेड राइज लोअर देन एक्सपेक्टेड राइज इन बीटा एचसीजी। अच्छा, आपने याद रखना है, जो बीटा एचसीजी होता है ना, इसको हम गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे भी, कि ये एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद डबल होता रहता है। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है इसमें क्या होता है, जो बीटा एचसीजी होता है वो नॉर्मल से कम होता है। ये बात याद रखनी है, अभी मैंने आपसे दोबारा पूछनी है, और अगर आपने भूले होना है ना, तो फिर मैं आपका बताऊंगा आपको। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इसमें क्या होता है, बीटा एचसीजी जो होता है, जो बीटा एचसीजी होता है वो क्या होता है, कम होता है। नॉर्मल से क्या होता है, कम होता है। हम टाइम फ्रेम को देखते हैं कि अच्छा इसको 3 हफ्ते गुजर गए हैं, तो 3 हफ्ते में क्या होता है, अगर उसको 3 हफ्ते गुजर गए हैं तो उसमें जो जितना बीटा एसजी होना चाहिए था, अगर उतना नहीं है, तो हमारा पहला शक किसकी तरफ जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जाएगा। और डॉक्टर बजाज पूछ रहे हैं जी कम क्यों होता है, तो कम इस वजह से होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, अगर वो यूट्रस में आके अटैच हो तो प्लेसेंटा सही तरह डेवलप होता है, फिर ही प्लेसेंटा की सही तरह ग्रोथ होती है और वो सही तरह बीटा एसजी बनाता है। लेकिन जब वो फ्लोपियन ट्यूब में बेचारा फंसा हुआ है, तो फ्लोपियन ट्यूब में उसकी ग्रोथ सही तरह नहीं होती, इस वजह से वो बीटा एसजी कम बनाता है। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि इसको लाजमी हाईलाइट करें, ये एमसीक्यूज भी है, कि जो आपका बीटा एससीजी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल से कम होता है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें बीटा एससीजी में शक पड़ गया कि यार इसको ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, तो फिर हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे। ठीक है, जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, हम इसको कंफर्म करेंगे, कंफर्म विद अल्ट्रासाउंड।
कंफर्म विद अल्ट्रासाउंड। यूएस का मतलब है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। यूएस का मतलब अपना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अल्ट्रासाउंड। और पांचवी बहुत अहम बात कि इट मिमिक, ये क्या करती है, मिमिक करती है। ये क्या करती है, मिमिक करती है। किसको मिमिक करती है, अपेंडिसाइटिस को। अपेंडिसाइटिस को मिमिक करती है, मतलब कि आपको इस तरह लगेगा कि यार इसको ना अपेंडिस है, हालांकि उसको अपेंडिस नहीं होता, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो ये आपने लाजमी लाजमी रूल आउट करना होता है, ठीक हो गया, ये याद रखना हमेशा बात मेरी। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि यार इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे क्या हो सकता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो रिस्क फैक्टर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला उसने ये लिखा हुआ है कि प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसको पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसको दोबारा चांसेस है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, स्कार फॉर्मेशन। कि मतलब कि अगर उसको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी तो वहां पे एक स्कार रह जाएगा, एक जख्म रह जाएगा, तो उस जगह पे ज्यादा चांसेस है कि जो एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर वो पहले से इनफर्टाइल रह चुकी है और उसको काफी सालों बाद, अगर उसको काफी सालों बाद बच्चा होने वाला है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद डॉक्टर जबी ने एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको बताता हूँ बाद में, वो यूवर्ल्ड का क्वेश्चन भी है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ, फिलहाल हम ये लिख लें। उसके बाद एक और है पीआईडी, मैं बाद में समझाता हूँ, रप्चर्ड अपेंडिक्स। अगर उसका क्या हो गया है, रप्चर्ड अपेंडिक्स हो गया है, तो जब अपेंडिक्स रप्चर होगा, ठीक है, क्या होगा, अपेंडिक्स अगर उसका रप्चर हो गया है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसकी वजह क्या है, आपको पता है जो अपेंडिक्स है इसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं। तो जब अपेंडिक्स रप्चर होगा तो क्या होगा, लिम्फोसाइट्स रिलीज होंगे, लिम्फोसाइट्स रिलीज होंगे। जब लिम्फोसाइट्स रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, ये साल्पिंजाइटिस करा देंगे। ये क्या करा देंगे, साल्पिंजाइटिस। और साल्पिंजाइटिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। साल्पिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए इसकी फ्लोपियन ट्यूब की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साल्पिंजाइटिस। और जब अगर किसी लेडी का अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, साल्पिंजाइटिस हो जाएगा। और जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा है सर्जरी, मतलब उसकी फ्लोपियन ट्यूब की पहले सर्जरी हो चुकी है, तो उसमें भी चांसेस होंगे। अगर वो क्या है, स्मोकिंग करती है, ठीक है, अगर वो क्या करती है, स्मोकिंग करती है, इससे भी हो सकती है। और एक और अहम बात जो, यस डॉक्टर अदनान, थैंक यू, एक है कार्टा जेनर सिंड्रोम, ठीक है, कार्टा जेनर सिंड्रोम, ये मैं आपको 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। कार्टा जेनर सिंड्रोम में क्या होता है, कार्टा जेनर सिंड्रोम में क्या होता है, जो सीलिया होते हैं, जो आपके फ्लोपियन ट्यूब के सीलिया होते हैं, वो क्या होते हैं, जो फ्लोपियन ट्यूब के सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, वो काम नहीं करते। जब वो काम नहीं करते तो वो आगे एम्ब्रियो को पुश नहीं करते, वो आगे धकेलते नहीं एम्ब्रियो को, तो एम्ब्रियो वहां पे डेरे डाल देता है, मतलब कि वहां पे वो इम्प्लांट हो जाता है। तो कार्टा जेनर सिंड्रोम में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक रह गया है, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका एमसीक्यूज आपकी माइक्रो में भी बनता होता है और यूवर्ल्ड में भी है, और आपके उसमें एफसीक्यूएस पार्ट 1 की बुक में भी एमसीक्यूज लिखा हुआ है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा, जहां पे नजेरिया गनोरिया और क्लेमेडिया लिखा हुआ है वहां पे ये एमसीक्यूज है, और इसको गौर से सुनना है। देखो, आपको पता होना चाहिए, जो आपका नजेरिया गनोरिया, ठीक है, नजेरिया गनोरिया, नजेरिया गनोरिया, मुझे बताना नजेरिया गनोरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, जल्दी बताएं। नजेरिया गनोरिया प्लस क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस, क्लेमेडिया, ठीक है, क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस, ये दो जो बैक्टीरिया हैं, नजेरिया गनोरिया और क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस, डॉक्टर हसन ये नेगेटिव है, पक्की बात है, कंफर्म करो जरा, ये ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। माशाल्लाह डॉक्टर अनम भी बता रही है जी नेगेटिव है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे लावे बहुत अच्छा बता रहे हैं, जरा इंटरनेट से चेक करके मुझे बताना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो नजेरिया गनोरिया प्लस क्लेमेडिया, ठीक है, नजेरिया गनोरिया और जो क्लेमेडिया है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या कॉज कराते हैं, ये बहुत अहम बात है, यूवर्ल्ड का क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर यूवर्ल्ड का क्वेश्चन है, और ये माइक्रो बायोलॉजी से ये क्वेश्चन आता होता है। देखो, हम आगे जाके एक डिजीज भी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पीआईडी, जिसको हम क्या कहते हैं, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, जो पेल्विस होगा इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जो इसका पेल्विक है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और इसमें मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है, डेट आर नजेरिया गनोरिया एंड क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिकस, ये दोनों एसटीडीज कॉज करती हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या कॉज कराएंगे, पीआईडी, ये क्या कॉज कराएंगे, पीआईडी, उसकी जो पेल्विस होगा उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और जब उसके पेल्विस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये माइक्रो में भी ये बात लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसलिए इसको गौर से करना है, और यू वर्ल्ड का इसके ऊपर क्वेश्चन है पूरा, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
कि जो नजेरिया गनोरिया और जो आपका क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस, ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं, दे आर ग्राम पॉजिटिव। जो नेगेटिव बता रहे थे वो जरा एक दफा इंटरनेट से चेक भी करें। नजेरिया गनोरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है और ये जो आपका फंगस है क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस, ये क्या करते हैं, ये एसटीडी कॉज कराते हैं। और ये दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज दे इंक्रीज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। दे इंक्रीज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा कर देते हैं, पेल्विस की इन्फ्लेमेशन करा देते हैं, और जिससे क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चांसेस ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं। तो अब मुझे जल्दी से बताएं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बातें याद रहेंगी या भूल जाएंगी? जल्दी बताना है। अगर भूला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है। अगर अभी भी आप गलत कर दो ना तो फिर मैं अब क्या ही कहूँ आपको। देखो दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमने ये कहा कि यार अगर क्या हो जाए, अगर इम्प्लांटेशन हो जाए अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा अगर कहीं किसी जगह पे इम्प्लांटेशन हो जाए, इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसमें मोस्ट कॉमन साइट क्या है, एम्पूला है। और हाईएस्ट रिस्क ऑफ ट्यूबल रप्चर कहाँ पे होता है, इस्टमस में होता है। क्या होता है, इस इस्टमस में होता है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया। आपके पास जो लेडी आएगी, लेडी क्या आएगी, लेडी हिस्ट्री ऑफ एमिनोरिया, सडन लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगी, और उसको वजाइनल ब्लीड हो रहा होगा, और उसमें जो बीटा एचसीजी होगा वो नॉर्मल से कम होगा। ये बहुत अहम बात है जो मैंने हाईलाइट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और इसमें उसको आपने कंफर्म कैसे करना है, अल्ट्रासाउंड से। इसका रिस्क फैक्टर क्या है कि उसको पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, और उसको पहले इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री थी, या फिर उसको क्या था, रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस, उसका अपेंडिस फट गया था और जिससे लिम्फोसाइट वगैरह रिलीज हुए और उसने उसका साल्पेंजाइटिस करा दिया था। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि नजेरिया गनोरिया और क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिकस, ये दोनों क्या कराते हैं, पीआईडी कॉज कराते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर कॉज कराते हैं। और माशाल्लाह एज एक्सपेक्टेड, एज माय एक्सपेक्टेशन, एक हमारे बहुत होनहार स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई पीआईडी में बताएं कि पीआईडी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हम समझते हैं। देखो पीआईडी को हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने आगे ये पढ़ना है। पीआईडी में क्या होता है, जो आपके पेल्विस होता है ना, पेल्विस के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, साल्पिंजाइटिस हो जाएगा। जो फ्लोपियन ट्यूब होगी उसकी क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये जो बैक्टीरिया है ये पीआईडी कॉज कराते हैं, पीआईडी में क्या होता है, साल्पिंजाइटिस हो जाता है। और जब जाहिर बात है फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको बातें समझ आ गई हैं, इसमें कोई मसले वाली बात अब नहीं रह गई। हम